हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम और ये है रीड अलॉन्ग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक्स क्लास 11th और 12th की, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज जो अभी हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है C12.1.3 यानी कि क्लास 12 का केमिस्ट्री और पहला चैप्टर उसका टॉपिक नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। अब इन सेक्शन 1.2 वी हैव लर्नड अबाउट अमॉर्फस सब्सटेंसेज एंड दैट दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। हम लोग 1.2 में देखें कि अमॉर्फस सब्सटेंस जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए और देखें कि वो लोग का बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, मतलब कि ज़्यादा दूर तक उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, जबकि बहुत सारे क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेज हैं, सॉलिड सब्सटेंसेज हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन एंड कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेप्थलीन फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो बहुत सारा जो है सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अगर सिर्फ हम लोग मेटल का बात करें तो उसमें आयरन आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है, ये सब जो है क्रिस्टलाइन है। नॉन मेटल में देखें तो उसमें भी सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, और कंपाउंड्स को देखें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और नेप्थलीन, ये सारा का सारा क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। द मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पज़ इन हैंड, और मेथड क्या होगा, मतलब कि किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, वो असल में डिपेंड करेगा कि आखिर क्या चीज़ हम लोग को, मतलब किस चीज़ से मतलब है, रीजन क्या है डिवीजन का, क्लासिफिकेशन का। हियर वी विल क्लासीफाई crystalline solids on the basis of nature of intermolecular forces or bonds that hold the constituent particles together। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के बेसिस पे उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, या मतलब जितना मजबूती से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ डिवीज़न करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, और यहाँ वो हम लोग देखेंगे। दीज आर वांडर वाल फोर्सेज, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड होते हैं वो चार तरह के बॉन्ड हैं, यानी कि जो फोर्स एक्ट करेंगे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में, वो ये चार होंगे। जैसे कि वांडर वाल फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। ऑन दिस बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इस बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटेलिक और चौथा कोवेलेंट सॉलिड्स। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस कैटेगरी। तो आइए अब शुरू करते हैं, ये जो 4 बताया गया उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही पता चलता है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स नहीं होने वाले हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो इसका कंस्टिट्यूएंट होगा। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। और ये मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, उसको भी बांटा गया है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पहला जो कैटेगरी है वो इस तरह से है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे जो नॉन पोलर हैं उनसे बना हुआ सॉलिड। दे कंप्राइज आइदर एटम्स, फॉर एग्जाम्पल आर्गन, हीलियम, और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाई नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल H2Cl2I2। तो ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो था, इसमें जो होता है या तो एटम से बना होता है, जैसे कि आर्गन, हीलियम, जिसमें कि पोलैरिटी नहीं दिखता है क्योंकि ये लोग पोलर नहीं है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है चार्जेस का, सबका सेंटर एक ही जगह होता है ना। और या फिर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि H2Cl2I2, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो ये सब जो है ये सारे नॉन पोलर थे, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है, यानी ये सॉलिड, तो इसलिए इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। इन दिस सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर होल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 11। क्लास 11 में इसके बारे में भी पढ़े हैं कि लंदन फोर्सेज और डिस्पर्सन फोर्सेज एक्ट करते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यही एक्ट करते हैं यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। These solids are soft
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि थोड़ा हल्का होते हैं, थोड़ा सा छूने पे वो टूट सकते हैं, ऐसा होते हैं। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज़्यादातर ये लोग लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब कि कम टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड में बदल जाते हैं, और ज़्यादातर लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब आता है दूसरा कैटेगरी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज लाइक HCl, SO2, ATC आर फॉर्म बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये सब हम लोग पढ़े कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं HCl या SO2, ये सब जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर हों उनसे बना हुआ सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा। द मॉलिक्यूल्स in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interaction। तो ये जो है डिस्पर्सन फोर्स से थोड़ा मजबूत फोर्स जो होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, उसके द्वारा एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होता है, और इसलिए दे सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सॉफ्ट है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उससे पहले वाले से मजबूत होगा, मतलब कि पहले वाले से कम सॉफ्ट होगा ये। Their melting points are higher than those of non-polar molecular solids, yet most of these are gases or liquids under room temperature and pressure। मतलब कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो पिछले वाले से यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स है, एक्ट कर रहा है बीच में, और ये भी जो है लिक्विड या गैस के फॉर्म में होंगे रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड्स। सॉलिड SO2 या सॉलिड NH3 जो है ये कुछ एग्जाम्पल है इस सॉलिड का। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H एंड FON। तो ये हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़े थे कि जब हाइड्रोजन एटम जो हो FON, F या O या N, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इनसे अटैच्ड हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल या अपने ही मॉलिक्यूल में, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट करता है एक दूसरे के बीच में, और जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा ज़्यादा मजबूती से बाउंडेड रहते हैं एक दूसरे से। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स सच सॉलिड्स लाइक H2O। आइस के फॉर्म में जब होता है H2O यानी पानी जब आइस के फॉर्म में रहता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से वो एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जनरली दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ज़्यादातर वो क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि तुरंत गर्म करने पे उड़ जाए, या फिर मतलब खुले में छोड़ने पे उड़ जाए, या फिर सॉफ्ट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आते हैं आयनिक सॉलिड पे। तो नाम से ही लगता है कि आयन से बना हुआ होगा। आयन्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड। जैसा मतलब कि जैसा बोले आयनिक सॉलिड जो है आयन से बना हुआ है। सच सॉलिड्स आर बाउंड बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो ऐसे सॉलिड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कैटायन और एनायन। कैटायन यानी कि पॉजिटिव वाला प्लस वाला जिस पे प्लस चार्ज हो, और एनायन मतलब कि जिस पे माइनस चार्ज हो। तो प्लस चार्ज वाले आयंस और माइनस चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के ऊपर मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में प्लस माइनस ऐसे कर करके अच्छे से एक पैटर्न में सरियाए हुए रहते हैं 3 डायमेंशन में, और इनके बीच में एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ चार्ज आ गया है तो कूलम्बिक फोर्स तो एक्ट करना ही है। दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। और ये सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ही ठोस होते हैं, और ब्रिटल होते हैं मतलब कि चोट मतलब मारने पे ये टूट सकते हैं। ठोस होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब कि मेलिएबिलिटी नहीं होता है इनमें, मतलब कि उनको चपटा नहीं किया जा सकता, ये टूटेंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, क्योंकि आयंस जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स रहते हैं क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये आयन से बने हैं। हाउएवर इन मोल्टेन स्टेट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर,
or when dissolved in water, these the ions become free to move about and they conduct electricity। जबकि इनको अगर मोल्टन स्टेट में पाया जाए या फिर इसको पानी में घोल दिया जाए, यानी कि अगर ये पिघला हुआ हो तो उसमें आयंस मूव कर सकता है, या फिर पानी में अगर घोल लिया जाए तो उसमें भी आयंस मूव कर सकता है, और तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने लगेंगे। अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड पे। नाम में मेटल है, यानी कि मेटल्स के बीच में पाया जाता होगा। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मेटल एक पॉजिटिव आयन है, क्योंकि ज़्यादातर मेटल जो देखते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो सब प्लस चार्ज बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे देता है। तो मेटल्स को इस तरह से देखने का रहा है कि एक पॉजिटिव आयन है जो कि सराउंडेड है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि सारे जो Na था बहुत सारा, वो सब प्लस हो गया है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बहने के लिए छोड़ दिया है, जो कि उनके बीच में इधर उधर फ्रीली मूव कर रहा है। हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक बगल अपने दोनों आसपास के सारे Na को खींच रहा है, तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर ढेर सारा मेटल आयंस को खींच रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल, और अच्छे तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव कर सकते हैं और अच्छे तरह से क्रिस्टल में पूरी तरह से फैले हुए रहते हैं। ईच मेटल आइटम कंट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो हर मेटल आइटम जो होता है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे कि अभी हम लोग Na का बात किए, अगर हम लोग मैग्नीशियम का बात करें तो वो दे सकता है 2, उसी तरह एल्यूमिनियम 3 दे सकता है, इस तरह से। तो दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो ये जो फ्री और मोबाइल मतलब फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कि घूम सकते हैं इधर उधर, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के पीछे। मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारा उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयंस के बीच बीच में से, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस के बीच बीच में से पार करते हैं। सिमिलरली व्हेन हीट इज अप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ अ मेटल, जब हीट एक पोर्शन में मतलब कि एक तरफ मेटल के एक भाग में हीट दिया जाए, तो जो थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्साइटेड होंगे और अपने बगल वाले को भी एनर्जी देंगे और उसी तरह बगल बगल पास करते करते पूरे को हीट अप कर देंगे, मतलब कि पूरे को एक्साइट कर देंगे, जिससे कि पूरा जो मेटल है वो गर्म हो जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इज देयर लस्टर एंड कलर इन सर्टेन केसेस। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल का वो है उनका चमक और उनका रंग, जो कुछ कुछ केस में दिखता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, और ये भी इसका भी वजह जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना है। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब कि उनको हम लोग सीट में बदल सकते हैं या फिर वायर्स में बदल सकते हैं। मेलिएबल मतलब कि उसको सीट में बदल सकते हैं, डक्टाइल मतलब वायर्स में बदल सकते हैं। अब आता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो कोवैलेंट मतलब इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो बहुत सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है नॉन मेटल का वो बनता है कैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के बनने से। आस बगल बगल के एटम्स में कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है क्रिस्टल के में, पूरे क्रिस्टल में जो होता है वो बगल बगल के एटम्स जो है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो बहुत सारा ऐसा केस दिखता है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है नॉन मेटल का। मतलब बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो नॉन मेटल के हैं उनमें ऐसा पाया जाता है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और ये जो है जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही उसका डायरेक्शन भी होता है। Therefore, atoms are held very strongly at their position, और इसलिए जो एटम्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली मतलब बहुत ही मजबूती से अपने पोजीशन पे हेल्ड किया गया रहता है, क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स है। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 4 एटम्स बॉन्डेड है कार्बन से तो वो इधर उधर मूव कर सकता है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है और डिस्टेंस भी फिक्स है, मतलब कि एक ही जगह पे एकदम मजबूती से फिक्स है। तो वो बहुत ही हार्ड होता है। सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल।
तो ऐसे सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब कि बहुत ही टूट जा मतलब टुकड़ा में बट जाएगा वो, मतलब सीट में नहीं होगा, दबेगा वो बेगा नहीं, सीट में नहीं चेंज होगा, बल्कि वो अगर उस पर हम लोग चोट करें थोड़ा सा तो वो टूट जाने वाला है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मे इवन डीकम्पोज बिफोर देयर मेल्टिंग, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, और ये भी हो सकता है कि इससे पहले कि वो मेल्ट करें वो डीकम्पोज हो जाए। दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं। डायमंड फिगर 1.3 एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सच सॉलिड्स, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं, मतलब खास एग्जांपल, मेन एग्जांपल्स हैं। ऑल्दो ग्रेफाइट आल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल, हालांकि जो ग्रेफाइट है वो भी इसी क्रिस्टल के क्लास में बिलोंग करता है, मतलब वो भी जो है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स में आता है। बट इट इज़ सॉफ्ट एंड इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये जो है वो सॉफ्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे का वजह क्या है? इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू, मतलब कि ये जो इसके पीछे का वजह क्या है ये बताने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर, इसका जो खास स्ट्रक्चर है वो है कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, जैसे कि ये दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इस तरह का है। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड यहाँ दिखा है, ये कुछ इस प्रकार का है। कार्बन जो है ये 1 2 3 4 एटम से जुड़ा हुआ है, हर कार्बन जो है 4 एटम से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा जुड़ा हुआ है, और इस तरह से बहुत ही ठोस बन जाता है। और उसी तरह से देख सकते हैं ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो इसका खास स्ट्रक्चर जो है इसके पीछे का वजह है कि ये सॉफ्ट होता है और साथ में कंडक्शन भी करता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, कार्बन एटम्स जो है अलग अलग लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है, ये 3 लेयर, 3 लेयर यहाँ दिखाया गया। ईच एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 3 ऑफ इट्स नाइबरिंग एटम्स इन सेम लेयर। तो हर एटम जो होता है वो सिर्फ 3 एटम से ही बॉन्डेड रहता है, जो कि उसी प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला लेयर जो है, इसमें ये कार्बन को देखें तो 1 2 और ये 3, ये तीसरे से अटैच्ड है, चौथा से अटैच नहीं है, जबकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, तो चौथा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है जो हर एटम का प्रेजेंट है, जो हर कार्बन के पास होगा, जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, वो होगा इधर उधर मूव करेगा, इस दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक। एंड इज फ्री टू मूव अबाउट, और वो घूमने के लिए फ्री रहता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वही एक जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन का दिया हुआ, वो उसके वजह से बहुत ही अच्छा कंडक्टर हो जाता है ये ग्रेफाइट जो है। डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड वन ओवर द अदर, और ये जो डिफरेंट लेयर था एक दूसरे से अटैच नहीं है, मतलब कि वो फिक्स नहीं है कि ये इसके ऊपर यहीं रहेगा, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, मतलब ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो इससे वो स्लाइड कर सकता है। दिस मेक्स ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड, और इस वजह से ये जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, मतलब कि जब हम लोग उस पर जब हम लोग उसको दबाते हैं अच्छे से या फिर उस पर चोट करते हैं तो वो एक लेयर्स जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। और एंड अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसकी वजह से इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब कि जहाँ पे लिक्विड लुब्रिकेंट को नहीं यूज कर सकते हैं वहाँ सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड आर लिस्टेड इन टेबल 1.2, तो अलग अलग प्रॉपर्टी जो है अलग चारों तरह के सॉलिड्स का वो लिस्टेड है टेबल 1.2 में। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है हम लोग देखें कि 3 तरह का होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये बनता किस चीज़ से है? मॉलिक्यूल से बनता है। बॉन्डिंग फोर्सेस कौन सा होता है? बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो हो सकता है ये डिस्पर्सन फोर्स होता है इस केस में, नॉन पोलर के केस में, या लंदन फोर्सेस। पोलर के केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। और इसका कुछ एग्जांपल्स इधर लिखा हुआ है। और फिजिकल नेचर देखें तो ये नॉन पोलर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पोलर जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये भी सॉफ्ट में ही आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और ये सब का सब इंसुलेटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वेरी लो होता है, फिर लो होता है, फिर लो होता है, मतलब कि सब जो है लो में ही आता है। ये जो नॉन पोलर है वो सबसे लो आता है।
उसके बाद आते हैं आयोनिक सॉलिड पे। आयोनिक सॉलिड जो है वो बनता है आयन से, एक्ट किया करता है इसके बीच में कूलम्बिक फोर्सेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये स्पेशल केस H2O आयस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है, ये तो याद ही रहेगा। HCl ये सब जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, SO2 जो है पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें बिलोंग करता है। H2I2 ये सब जो है ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में बिलोंग करता है। अभी हम लोग देखे थे कूलम्बिक फोर्सेज। तो आयनिक सॉलिड जो होता है जैसे कि NaCl है प्लस माइनस चार्ज से जो बना है, MgO है, ZnS है, CaF2 है, तो ये सब प्लस माइनस चार्ज वाला है, यानी आयन से बने हुए हैं, तो ये आयनिक सॉलिड्स में बिलोंग करेंगे। ये हार्ड होता है लेकिन ब्रिटल होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स से जुड़ा हुआ है। और कह रहा है कि इंसुलेटर इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि मोल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्ट करता है क्योंकि आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर आता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, कूलम्बिक या इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको जाने नहीं देता है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड पे। मेटेलिक सॉलिड जो है वो मेटल्स के लिए बना है, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, पॉजिटिव आयंस होता है इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके समुद्र में जो फिक्स है, मतलब पॉजिटिव आयंस जो है उसको ऐसे देखते हैं कि समुद्र इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में जो है वो तैर रहा है पॉजिटिव आयंस, इस तरह से देख सकते हैं। फिर इसमें कहा है कि बॉन्डिंग फोर्सेस क्या है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग है। उसके बाद फिर बोला है कि उसका टाइप, तो Fe, Cu, Ag, Mg ये सब जो है वो मेटल्स, कुछ कुछ मेटल्स का नाम लिख दिए यहाँ। उसके बाद फिजिकल नेचर क्या है, तो हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। मेटल्स है तो हार्ड होगा ही, मेलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। फिर बोला कि कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में और साथ में मोल्टेन स्टेट में भी, मतलब हर स्टेट में कंडक्शन करना है इसको। और इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बहुत ही हाई होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मेटल्स जो होता है वो बहुत ही हाई होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में। तो इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होता है, बॉन्ड क्या इस तरह का होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसका एग्जांपल SiO2 जो है क्वार्ट्ज, मतलब क्वार्ट्ज है। और उसके बाद फिर है SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि एग्जांपल में दिया हुआ था, पढ़े थे। तो कार्बन है जो कि डायमंड के फॉर्म में है। उसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, लगता है ये AlN। उसके बाद फिर कार्बन है जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में है। तो ये सारा का सारा जो है कोवैलेंट सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे दिखा है ये ऊपर वाला जो लिखा है वो सारा हार्ड है यहाँ तक या AlN तक, और ये जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है, ये एक्सेप्शन है, ये कंडक्ट करता है, और बाकी सारा इंसुलेटर होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब करने से आगे वाले आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और टाइम पर नोटिफिकेशन भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।